बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी हुई है। कहीं पुलिस वैन्स स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दी तो कहीं हेलीकॉप्टर्स को यूनिवर्सिटीज़ के छतों पर लैंड करते देखा गया। हजारों लाखों स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। कहीं पर रैली निकाली गई तो कहीं प्रोटेस्ट मार्च। देखते ही देखते स्टूडेंट्स की तहरीक इतनी फैल गई कि उन्होंने मजबूर होकर रोड्स, हाईवेज और रेलवे सिस्टम को भी ब्लॉक कर दिया। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि बांग्लादेश की सरकार ने पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी स्टूडेंट के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। लोकल मीडिया तो वैसे ही कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से इंटरनेट, सोशल मीडिया और सबसे बढ़कर व्हाट्सएप सबको बंद कर दिया। 200 से ज़्यादा बेकसूर स्टूडेंट्स मारे गए, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स जख्मी हो गए और हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया। इस सब के साथ साथ इतने दिनों तक पूरा देश शटडाउन रहने की वजह से बांग्लादेश को $2 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद सबके जहन में एक ही सवाल मंडरा रहा है कि बांग्लादेश में आखिर ये सब क्या हो रहा है। इन सब की शुरुआत 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद से हुई, जब उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विस में कोटा सिस्टम को वापस से लागू कर दिया। शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन उसके बाद ईद की छुट्टियां आनी थी। इसी वजह से देश भर में प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिए गए। ईद के बाद स्टूडेंट्स ने दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और इस बार ये कुछ ज़्यादा सीरियस थे। उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिए और कोटा सिस्टम को ख़त्म करने की डिमांड जाहिर की। वैसे तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम का खात्मा था, लेकिन देखते ही देखते इसमें और भी कई मुद्दे शामिल हो गए। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है जिसको छात्र लीग कहा जाता है। छात्र लीग के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर कई हमले किए और वो भी पुलिस की सपोर्ट से। इस मामले पर स्टूडेंट्स जो पहले सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें गुस्से की एक लहर दौड़ गई। साथ ही साथ आर्मी ने यूएन की गाड़ियों को प्रोटेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया। अभी प्रोटेस्टर्स का गुस्सा थमा नहीं था और 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कुछ रिमार्क्स दिए, जिसने मामले को और भी सीरियस बना दिया। उनका कहना था कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को जॉब्स में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रज़ाकारों को दिया जाएगा। पीएम के इस बयान ने तो जैसे आग ही लगा दी, लेकिन इस बयान की असल वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर्स और रज़ाकार के बारे में पता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसको ईस्ट पाकिस्तान, जबकि आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही इंडिया ने डिवाइड किए हुए थे। इन दोनों में गैप भी ज़्यादा था और दोनों के बीच रिलीजन को छोड़कर काफ़ी सारे डिफरेंसेस पाए जाते थे, जिसमें लैंग्वेज का फ़र्क सबसे बड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग का काफ़ी ज़्यादा होल्ड था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद थी। उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल यहिया खान, जो उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस करवाने की। इन इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को काफ़ी कामयाबी मिली, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट्स में से 167 सीट्स को क्लीन स्वीप कर दिया। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स ही 300 थी, जिनमें से 167 यानी कि आधी से भी ज़्यादा सीट ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ले चुकी थी, जिसका मतलब था कि अवामी लीग नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट आसानी से बना सकती थी। पर उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक चल पड़ी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान से अलग होने का इशारा दे दिया और 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग ईस्ट पाकिस्तान के काफ़ी घरों पर लहराया गया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था।
बांग्लादेश की आज़ादी की ये जंग अगले 9 महीनों तक चलती रही, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री की कुछ यूनिट्स ने पाकिस्तान से अलग होकर आज़ादी पाने के लिए अपनी अलग से एक फ़ोर्स बना ली, जिसको बांग्लादेश फोर्सेस मुक्ति वाहिनी या फिर फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही मौजूद वो ग्रुप जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उनको रज़ाकार कहा जाता है। इस जंग के आखिरी 2 हफ्तों में बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट भी हासिल हो गई और यूँ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। अब क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की मदद से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तभी शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विस में फ्रीडम फाइटर्स का अलग से 30% कोटा रख दिया। 1997 में यानी कि लिबरेशन वॉर के 26 सालों के बाद बांग्लादेश सिविल सर्विस में फ्रीडम फाइटर्स की रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स को ही नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली ये कोटा ले रही थी और बाकी का कोटा खराब हो गया था। पूरे देश में जो लोग मेरिट पर मेहनत करके सिविल सर्विस की जॉब हासिल करना चाहते, उनका कोटा 44% था और वो भी कम पड़ने लगा। तो ये चीज़ स्टूडेंट को काफ़ी ख़राब लगती थी कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट के 44% कोटा में भी नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली कुछ ना करके भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकती थी। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त पीएम शेख हसीना ने कहा वो पर्सनली फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के लिए कोटा रखना चाहती है, जिस पर स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। उनका कहना था कि या तो फ्रीडम फाइटर्स के बच जाने वाले कोटा को मेरिट वाले कोटा में मर्ज कर दिया जाए या फिर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा कम कर दिया जाए। इस पर पीएम शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विस में से कोटा सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल करके कोटा सिस्टम वापस से लागू कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब हालात हद से ज़्यादा बढ़ गए तो 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में भारी बदलाव का ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए रखा गया, जो पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो पहले 30% था उसको कम करके 5% कर दिया गया और 1% माइनॉरिटीज़ के लिए रखा गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट ने सिर्फ इस शर्त पर प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला लिया कि उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ा जाए और जिन इलाकों में स्टूडेंट्स को मारा गया है वहां की गवर्नमेंट ऑफिशियल रिज़ाइन करे। लेकिन ये डिमांड पूरी नहीं हुई और अब तो पीएम शेख हसीना रिज़ाइन देकर देश को छोड़कर चली गई। पहले लग रहा था कि वो भारत आएंगी, लेकिन अब वो भारत से सीधा लंदन जाएंगी। स्टूडेंट्स ने शेख हसीना के निवास को भी नहीं छोड़ा, उनके निवास में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ करते देखा गया है। उनकी तोड़फोड़ की वीडियो वायरल हो रही है और मिलिट्री ने देश को हैंडल करने की जिम्मेवारी ली है, जब तक कोई दूसरा पीएम ना बन जाए।